Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aurangzeb and I am Assistant Professor of Physics at Government Postgraduate College Atak. BSc ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि हम वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ा था, इंटरफेरेंस इन स्पेस। तो उस टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो अभी बाकी है। आज हम वो डिस्कस करेंगे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी वो चूँकि इंटरफेरेंस इन स्पेस है, तो आपने पढ़ा था कि कुछ पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कुछ पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कौन से पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसके लिए हम जो ये दो कंडीशंस आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो एक दो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप डायग्राम में देखें, तो डायग्राम में हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल जनरेटर है और इसके साथ दो स्पीकर लगे हुए हैं। ये दोनों स्पीकर जो हैं उनमें एक ही साउंड आ रही है, तो इसका मतलब है जो साउंड वेव जनरेट हो रही हैं वो कोहेरेंट है। इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व करने के लिए दोनों वेव्स जो सुपरपोज करती हैं उनका कोहेरेंट होना ज़रूरी है। कोहेरेंट वेव जो है वो इन फेज़ जनरेट होती हैं और दूसरी बात ये है कि दे शुड हैव सेम वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ भी एक ही होनी चाहिए। तो इसमें आप अगर ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, अगर आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को CRO की मदद से देखना चाहें कि जिन पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ वेव्स का पैटर्न क्या बनता है और जिन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पैटर्न क्या बनता है, तो उसके लिए आप जो है वो एक माइक और CRO की मदद से ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो माइक्रोफोन है इसको आप इस लाइन के ऊपर मूव करें जो कि वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, तो जो सेवरल पॉइंट्स हैं उन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कुछ अदर पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो आप CRO के ऊपर ऑब्ज़र्व करेंगे। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव ऑब्ज़र्व होगी और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे नो या मिनिमम स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑब्ज़र्व होगा। तो स्पीकर से जो इक्व डिस्टेंस पॉइंट हैं, अगर आप यहाँ पे ये जो मिड प्लेन है, मिड प्लेन हॉरिजॉन्टल होगी, अगर आप जिस पर डिस्टेंस जो है दोनों तरफ से ट्रैवल करने वाली वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, तो जो मिड प्लेन है उसके ऊपर सारे पॉइंट्स जो हैं वो डेल्टा फाई इक्वल टू ज़ीरो है, यानी वहाँ पे फेज डिफरेंस ज़ीरो है, तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन उसके अलावा इस स्पेस के अंदर जहाँ पे दोनों वेव जो हैं इस रीजन के अंदर एक दूसरे को सारे रीजन में सुपरपोज कर रही हैं, वहाँ पे बाद अदर पॉइंट्स पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और बाद पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जो अदर पॉइंट्स हैं जितने भी उनको हम P के नाम से लेबल करते हैं। तो अगर हम एक तो डेल्टा फाई इक्वल टू ज़ीरो, फेज़ डिफरेंस इक्वल टू ज़ीरो, इन पॉइंट पर चूँकि फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है तो दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। लेकिन कुछ अदर पॉइंट्स हैं जिन पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और वो कौन से पॉइंट हैं कि अगर हम जो फेज़ डिफरेंस है इसको डेल्टा फाई इक्वल टू ज़ीरो है और उसके बाद हम दोनों वेव्स में 2 पाई का फेज़ डिफरेंस जनरेट करें, तो जो रिजल्टेंट पैटर्न है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर 2 पाई के बजाय हम 4 पाई का फेज़ डिफरेंस जनरेट करें तब भी रिजल्टेंट पैटर्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज़ बनती हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सो ऑन, इनको आप कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीजर में भी ज़ीरो, तो ऐसी सूरत में ज़ीरो भी इंक्लूड किया जा सकता है, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इसको हम कैसे कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई जो जब फेज़ डिफरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट पैटर्न है वो ऐसे बनेगा कि जो एक वेव का कंप्रेशन है दूसरी पे, यहाँ चूँकि साउंड वेव है
और याद रखें साउंड वेव कंप्रेशन और रेरफेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी उसमें एक जनरल सी बात की थी, तो जो डायग्राम हमने देखी थी उसमें दो ट्रांसवर्स वेव्स थी, तो क्रस्ट पे फॉल करे या ट्रफ पे, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। सिमिलरली क्रस्ट जो है वो ट्रफ पे फॉल करे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये साउंड वेव की डिस्कशन हो रही है, तो साउंड वेव जो है उसमें इंटरफेरेंस जो होता है वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन के हिसाब से आपने माइंड में रखना है। साउंड वेव चूँकि कंप्रेशन और रेरफेक्शन पर मुश्तमिल होती है, आप ये लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्रेशन जिस मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है उसका वो पोर्शन होता है जहाँ मालिक्यूल करीब करीब होते हैं, और रेरफेक्शन जहाँ मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन पे फॉल करे और रेरफेक्शन पे फॉल करे, तो ये जो इंटरफेरेंस होगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर कंप्रेशन रेरफेक्शन पे फॉल करता है तो ये जो इंटरफेरेंस है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे कंप्रेशन पे फॉल कर रहा है, या फिर रेरफेक्शन पे फॉल कर रहा है। तो अगर ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे जो दोनों वेव में फेज़ डिफरेंस है, वहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई बनता है। तो जहाँ पे फेज़ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ ज़रा आप इस डायग्राम में देखें कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कौन सी लाइन है। तो ये आप देखें यहाँ पे कंप्रेशन पे, फिर रेरफेक्शन सॉरी यहाँ कंप्रेशन पे, आगे रेरफेक्शन पे, फिर कंप्रेशन पे। यहाँ जो सॉलिड लाइन है वो किसको शो कर रही है, कंप्रेशन को, और जो डॉटेड लाइन है वो किसको शो कर रही है, रेरफेक्शन को। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेरफेक्शन के ऊपर फॉल करते हैं पूरी लाइन के ऊपर, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सिमिलरली ये जो लाइन है इसके ऊपर भी इन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इस लाइन में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और बाकी दरमियान में अगर आप देखें यहाँ पे तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे कंप्रेशन रेरफेक्शन पे फॉल करता है इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इस तरह इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पे कंप्रेशन रेरफेक्शन के ऊपर फॉल करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान में रखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इसलिए मिनिमा कह सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी लार्ज एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लार्ज हो वहाँ पे इंटेंसिटी भी लार्ज होती है। तो मैक्सिमा से मुराद है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मिनिमा से मुराद है मिनिमम इंटेंसिटी। तो जहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। आप पढ़ के आए हैं कि इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से आपने ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम मीन मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मिनिमा का मतलब क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिर कंडीशन क्या बनती है, क्योंकि फेज़ डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ डिफरेंस के। तो जहाँ पे 2 पाई का फेज़ डिफरेंस आप जनरेट करते हैं वहाँ पे लैम्डा पाथ डिफरेंस का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक साइकिल जो है उसका फेज़ डिफरेंस 2 पाई होता है। एक साइकिल जितने डिस्टेंस पे सेपरेट करता है वो वेव लेंथ होती है, उस एक साइकिल को हम वन वेव भी कहते हैं। तो जो वन वेव या वन साइकिल इसका फेज़ है वो 2 पाई, और जो जितने डिस्टेंस पे वो फैला हुआ है उसको हम लैम्डा कहते हैं। तो अगर 2 पाई फेज़ डिफरेंस है तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर है। सिमिलरली अगर 2 × 2 पाई आपके पास फेज़ डिफरेंस है तो 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। तो हम जो हमारे लिए फेज़ डिफरेंस फाइंड आउट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हाँ हम पाथ डिफरेंस फौरी तौर पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जो कंडीशन है वो एक्सप्रेस करते हैं पाथ डिफरेंस की सूरत में, ना कि फ़ेज़ डिफरेंस की सूरत में। ये वही वाली कंडीशन है कि फ़ेज़ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ होगा। तो अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ हो तो उन पॉइंट्स पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लिखी हुई आप देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ शामिल नहीं है, यहाँ एक लिटिल मिस्टेक आप इसको ध्यान में रखें, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है जी। तो वी शुड इंक्लूड 0 है,
यहाँ पे ज़ीरो भी शामिल होना चाहिए। जहाँ पे नो पाथ डिफरेंस होता है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा? वहाँ पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। मैं अगेन रिवाइज कर दूँ, यू शुड इंक्लूड ज़ीरो हेयर, यहाँ पे ज़ीरो शामिल होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे ज़ीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये क्या है? ये पाथ डिफरेंस है करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का जिन पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। x1 minus x2, x1 is the distance traveled by one wave up to the point of superposition and x2 is the distance traveled by the other wave up to the point of superposition। यहाँ पे x1 minus x2 मॉड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने x1 माइनस एक्स2 लेना है या x2 माइनस x1 ले लें, आपने पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो आप पॉजिटिव ही लेंगे। तो आपने ज़ीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पाथ डिफरेंस पे ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली वो पॉइंट्स जिन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा? वहाँ पे जो फेज डिफरेंस है यहाँ चूँकि साउंड वेव के हिसाब से बात करें तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन पे फॉल करना चाहिए। तो वन कंप्रेशन या वन रेयरफेक्शन में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब है कि 180 डिग्री मीन पाई। ठीक है जी, पाई और 540 डिग्री 3 पाई बाई 2 और सिमिलरली 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं 180 डिग्री, 540 डिग्री, 900, ये कितनी बनती हैं? पाई करस्पेंडिंगली 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इन पॉइंट्स पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इन पॉइंट्स पर क्या होगा कि जो रेयरफेक्शन है वो कंप्रेशन पर फॉल करेगा। तो इन पॉइंट्स के करस्पेंडिंग जो फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वलेंट है? सॉरी, इनके करस्पेंडिंग जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर है? लैम्डा बाई 2, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस जो है वो पाई हो तो जो पाथ डिफरेंस बनता है वो लैम्डा बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इन पॉइंट्स पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक मतलब फिर ध्यान में रखें कि ये पाथ डिफरेंस है। जब दो वेव जो हैं जिस पॉइंट से जनरेट हो रही हैं और दे शुड बी कोहेरेंट, दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक या सेम वेवलेंथ, तो जिस पॉइंट से जनरेट हो रही हैं वहाँ से पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन तक जो पाथ डिफरेंस है वो अगर इसे आप कह सकते हैं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये ऑड नंबर हैं तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ अगर आपके पास आ रहा हो पाथ डिफरेंस तो इट इज़ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो स्पीकर्स हैं वो मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट वेवलेंथ खारिज करते हैं। सम पॉइंट पी माइट शो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर वन वेवलेंथ एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर अनदर। The critical factor in determining the location of the maxima and minima of sound intensity is the path difference। ठीक है जी, एट पॉइंट्स नॉट ऑन द मिड प्लेन रिप्रेजेंटेड बाई लाइन ए बी। यहाँ पे लाइन ए बी नहीं शो की। मिड प्लेन मैंने बताया था कि दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द सेम डिस्टेंस ट्रैवल, जिसमें हर पॉइंट जो है वो स्पीकर से सेम डिस्टेंस पे है। द टू कंपोनेंट्स अराइव विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी उस मिड प्लेन के अलावा हर पॉइंट पर जो है वो एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि अगरचे दोनों वेव जो है स्पीकर से सेम एम्पलीट्यूड के साथ ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन जो वो पहुंची हैं पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पर, तो चूँकि डिस्टेंस एक जैसा ट्रैवल नहीं हुआ और डिस्टेंस एक जैसा ट्रैवल ना होने की वजह से जैसे जैसे वेव आगे जाती है उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो एक वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी वेव ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पे दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो जैसा नहीं है, फिर इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन डिस्ट्रक्टिव वाली नहीं मिलती, यानी वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वो ज़ीरो नहीं होता। तो ये हमारे पास जो है वो दो कंडीशन थी। आप कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा वेयर एन इज़ एन इंटीजर। और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन प्लस वन इंटू लेमडा बाई 2। 2n+1, अगर n एक इंटीजर हो तो 2n+1 ऑड इंटीजर होता है, तो इसको आप ऑड इंटीजरल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ या लेमडा बाई 2 कहेंगे।
दिस कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रेलेवेंट हम दो प्रॉब्लम जो है वो स्टडी करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम 1 है, टू वेव्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग ए स्ट्रिंग एंड इंटरफेयर। दो वेव जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और इंटरफेयर करती हैं। द वेव्स हैव द सेम वेवलेंथ एंड ट्रैवल विद द सेम स्पीड। दोनों वेव की स्पीड भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज़ 9.7 mm। ये इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड है, इसको आप YM कह दें। एंड देयर इज़ फेज डिफरेंस ऑफ 110 डिग्री बिटवीन दैम। उनमें फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 110 डिग्री है। व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कंबाइंड वेव रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। आप लास्ट लेक्चर में ये पढ़ के आए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है, 2YM cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। ये जो वैल्यू है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। यहाँ पे डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है और YM जो है वो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। YM आपको दिया हुआ है 9.7 mm और डेल्टा फाई आपको दिया हुआ 110 डिग्री। तो आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो 11.1 मीटर है। To what value should the phase difference be changed so that the combined wave will have an amplitude equal to that of one of the original wave? कि फेज डिफरेंस जो है वो उसमें क्या चेंज आनी चाहिए कि जो कंबाइंड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड हो वो ओरिजिनल वेव में से एक के एम्पलीट्यूड के बराबर हो, यानी वो YM के बराबर हो। सिंपल सी बात यह है कि 2YM cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 ये कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड है या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो इसको हमने किसके बराबर रखना है, YM के बराबर। इसको अगर आप YM के बराबर रखते हैं तो आपके पास जो बाकी फैक्टर रह जाता है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये 2 जो है वो रह गया यहाँ पे। तो 2 cos डेल्टा फाई बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे ये 2, ये वाला 2 जो है इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए था। 2 cos डेल्टा फाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप पहले जो है वो इस 2 को इधर लेके आएंगे, ये 1/2 बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप cos इनवर्स लेंगे और उसके बाद जो है डेल्टा फाई बाई 2 वाला 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। इसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ लिटिल मिस्टेक है, याद रखिएगा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2YM cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 मॉड इज़ इक्वल टू YM। इसको YM के बराबर रखें तो यहाँ ये जो 2 है यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 होगा तो ये नेक्स्ट फैक्टर आएगा। तो ये जो आपका पास डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस 120 डिग्री या -120 डिग्री आता है। ठीक है जी। तो इसमें वो इसलिए माइनस लगाया हुआ है कि किसी एक का फेज ज़्यादा हो सकता है, उसमें से आप थोड़े का माइनस करें तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी वेव जिसका फेज़ कम है उसमें से ज़्यादा का माइनस करें तो माइनस हो जाएगा। इससे रिज़ल्ट पे फ़र्क को नहीं पड़ता। लेकिन फेज़ डिफरेंस 120 डिग्री होगा या -120 डिग्री होगा तो ये जो ऊपर वाली दो वेव हैं इनसे जो कंबाइंड वेव बनेगी उसका जो रिजल्टेंट उस फेज़ डिफरेंस पे एम्पलीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, इन द सिस्टम ऑफ 2 स्पीकर्स a listener is seated at a point a distance of 1.2 meter directly in front of one speaker। दोनों में से किसी एक स्पीकर जो है उसके सामने बैठा हुआ है ऑब्जर्वर और उसका डिस्टेंस जो है वो 1.2 मीटर है। तो 2 स्पीकर्स विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2.3 मीटर, दोनों स्पीकर के दरमियान ये डिस्टेंस है। एमिट प्योर टोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, दोनों सेम वेवलेंथ की वेव खारिज कर रहे हैं। द वेव्स आर इन फेज व्हेन दे लीव द स्पीकर। तो ये कंडीशन जो है वो कोहेरेंट वेव्स की होती है। अब हमने यहाँ पे डेफिनेटली इंटरफेरेंस ऑफ वेव का ये प्रॉब्लम है और हमने क्या करना है, फॉर व्हाट वेव लेंथ विल द लिसनर हियर अ मिनिमम इन द साउंड इंटेंसिटी। यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालनी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो वेव लेंथ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम साउंड इंटेंसिटी अगर when from the two speakers interfere district, when the waves from the two, यहाँ पे waves रह गए, when the waves from the two speaker interfere destructively, जब दो स्पीकर से वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो हमने मिनिमम साउंड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन जो बनेगी यहाँ पे ये जो सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है, हमने फाइंड आउट करना है कि जो एक
एक स्पीकर से जो ऑब्ज़र्वर है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों स्पीकर के दरमियान जो है वो पीएमए डिस्टेंस दिया हुआ है। तो दूसरे स्पीकर से जो वेव ट्रैवल करती है, ये जो ऑब्ज़र्वर का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज कि वो डिस्टेंस x1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फर्ज करें, यहाँ पे स्पीकर है तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक ऑब्ज़र्वर है, तो ये डिस्टेंस बनता है हमारे पास 1.2 मीटर। और ये वाला स्पीकर है, यहाँ दूसरा स्पीकर ये हो तो ये हमारे पास डिस्टेंस बनता है 2.3 मीटर। ये हमें गिवन है। ये हमें डिस्टेंस गिवन है और फिर ये वाला जो डिस्टेंस है हमने यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड आउट करना है। ये x1 डिस्टेंस है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपके पास ये डिस्टेंस बनता है 2.6 मीटर। तो एक स्पीकर से जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर आपको गिवन है। दूसरे स्पीकर से जो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया वो 2.6 मीटर है। तो दोनों का आप डिफरेंस निकाल लें। तो एक वेव ने यानी ट्रैवल किया है डिस्टेंस 2.6 मीटर अप टू ऑब्ज़र्वर, और दूसरे पॉइंट तक वेव ने ट्रैवल किया है, दूसरे स्पीकर से वेव ने ट्रैवल किया ऑब्ज़र्वर तक 1.2 मीटर। तो जो दोनों वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें जो पाथ का फ़र्क है वो 1.4 मीटर है। अब क्या होना चाहिए 1.4 मीटर पे, कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए? अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यानी मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्ज़र्व होती है, तो हमने वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो 1.4 मीटर को अगर आप रखें λ/2 के बराबर, 3 λ/2 के बराबर, 5 λ/2, ये कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या कंडीशन फॉर मिनिमा है, तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग वेव लेंथ आती हैं वो 2.8 मीटर, 0.93 मीटर, 0.56 मीटर एंड सो ऑन। यहाँ पे सो ऑन भी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, असल में ये स्लाइड बनाकर बार बार इसको चेक करने का टाइम नहीं था, तो इसमें इस दफ़ा तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। बट ये कि मैं साथ साथ बता रहा हूँ, यहाँ पे 2.8 मीटर, 0.93 मीटर, 0.56 मीटर एंड सो ऑन, ये हमारे पास वेव लेंथ हैं। अगर वेव लेंथ ये होंगी तो फिर जिस पॉइंट पर ऑब्ज़र्वर आपने बिठाया है उस पॉइंट पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी अगर वेव लेंथ 2.8 मीटर हो फिर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 0.93 मीटर हो फिर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 0.56 मीटर हो फिर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड सो ऑन। क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है उसको हमने किसके बराबर रखा हुआ है? पाथ डिफरेंस को हमने λ/2 के बराबर रखें तो पहला आंसर आता है। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है 3 λ/2 के रखें तो दूसरा आंसर आता है। पाथ डिफरेंस को तो 5 λ/2 के बराबर रखें तो तीसरा आंसर आता है एंड सो ऑन। तो complete destructive interference will not occur at this location because the two waves arriving at the observation point have different amplitude if they leave the speaker with different amplitude. amplitude different है तो वहाँ पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पे भी एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। स्टेशनरी वेव्स कल हमने डिस्कस करना है।